रहा प्रदीप्त वृत्ति, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? जी हां, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आ रहा हो। आपकी पृथ्वी गोल है और जब आपकी पृथ्वी गोल होती है उसे पढ़ने के लिए हम ग्लोब का सहारा लेते हैं। एक ग्लोब बनाते हैं जो गोल होता है और जो है उसी से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य किसी ना किसी एंगल से जो है प्रकाश अपना डालता है कुछ इस प्रकार, और उस पृथ्वी पर कुछ ही हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। सारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, मतलब आधा हिस्सा प्रकाश में आता है, आधा हिस्सा नहीं आता। पृथ्वी हरदम घूम रही है, मतलब कहीं प्रकाश पहुंच रहा है और कहीं पर अंधेरा हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो आपकी 1610 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा होता है जहां से इसके इधर एक तरफ होगा उजाला, उजाला होगा मतलब ये क्या है, उजाला है तो दिन है, और एक तरफ होगा अंधेरा, ठीक, जहां अंधेरा है वहां क्या होगी, वहां रात होगी। तो यहां पर अंधेरा है और अंधेरा है तो क्या होगा, रात होगी। तो वो लाइन, ये जो लाइन बन रही है जो उजाले और अंधेरे के बीच को डिसाइड कर रही है, ये लाइन आपकी जो उजाले और अंधेरे को डिसाइड कर रही है, इसी को अगर उस पक्ष से, क्योंकि पूरी पृथ्वी गोल है, तो इधर इस साइड की लाइन और उस साइड की लाइन को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, बिल्कुल नहीं। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, बिल्कुल नहीं। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को डिसाइड करता है, यही आपका राइट आंसर है। तो ग्लोब का वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है वो कहलाता है प्रदीप्त वृत्त। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। जी हां, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारक है? जी हां, आपके यहां पूरी पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है और उसका एक नहीं दो कारण है। एक कारण तो मैं बताता हूं कि पृथ्वी ऐसी गोल नहीं है, मतलब इस प्रकार की गोल है लेकिन सीधी ऐसी नहीं है। इसका जो एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार है, इसका एक्सिस बिल्कुल इस तरीके का है, मतलब यह 0 डिग्री 90 डिग्री एंड दैट्स 90 डिग्री। अगर इसको आप पोल का नाम दें तो ये आपका कौन सा पोल हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार घूम रही है। एक कारण कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ये जो 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, एक कारण तो वो है मौसम के बदलने का। दूसरा कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या उपर्युक्त सभी। तो भाई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मौसम परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है व्यक्ति पृथ्वी पर स्थिर बना हुआ है, ठीक। चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता मौसम परिवर्तन पे, लेकिन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से जो है प्रकाश की मात्रा कम या ज्यादा आपके यहां आती है। पृथ्वी पर किरणें सीधी और तिरछी पड़ती हैं। तो दूसरा कारण यह है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और जब लगाती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है और तभी जाके आपके यहां मौसम परिवर्तन की घटना होती है। तो एक कारण 23.5 डिग्री झुका होना और दूसरा कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। नेक्स्ट, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? भाई पूरी पृथ्वी ये है आपकी, सूर्य इस पृथ्वी पर दो रेखाओं के मध्य अपनी सीधी किरणें वर्ष भर में जो है प्रसारित करता है। तो वो दे रेखाएं कौन कौन सी हैं? ये है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी मकर रेखा और ये आपकी है विषुवत रेखा। ये पूरी पृथ्वी को मध्य से विभाजित करती है। तो सूर्य की रेखा जो है किरणें
21 जून को आपके कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को आपकी मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। लेकिन कुछ तिथियां और भी हैं जब सूर्य यहां और यहां होता है। सूर्य जब इन दो बिंदुओं पर होता है तब क्या होगा, तब होगा दिन रात बराबर होगा। और वो तिथियां कब आती हैं? दो तिथियां हैं, एक दिन नहीं बल्कि पूरे वर्ष में 2 दिन ऐसा होता है जब ये दिन बराबर होते हैं। और वो दो तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च तो विकल्प में है नहीं, 23 सितंबर रख लेते हैं। यह है आपका 21 मार्च और यह है आपका 23 सितंबर। क्या है? 23 सितंबर। तो दो तिथियां हैं जो आपकी दिन और रात को दोनों गोलार्धों में बराबर रखती है। क्लियर? यस, ये रहा अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष भर दिन रात कहां बराबर होते हैं? हाँ भाई, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या कहीं भी नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें तो ये है आपकी पृथ्वी। और दिन रात अगर बराबर होने की बात करें तो जो आपकी विषुवत रेखा होगी और ये आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो चाहे सूर्य यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, कहीं भी सूर्य रहे, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो है आपकी कौन सी रेखा? वो है आपकी भूमध्य रेखा, क्योंकि बिल्कुल मिड में है। तो सूर्य चाहे जहां रहे, चाहे यहां रहे तब भी उतनी दूरी, यहां रहे तब भी उतनी दूरी, और यहां रहे तो वो लंबवत है। तो पूरे वर्ष भर भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर ही रहता है। यस, ये रहा अगला सवाल। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? पृथ्वी आपकी ये है, भूमध्य रेखा उसे 2 बराबर भागों में बांटती है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सूर्य आपसे सबसे दूर निकल जाएगा तो उसकी किरणें बहुत कम मिलेंगी आपको। तो 22 दिसंबर अगर कहीं दिख रहा हो, क्योंकि 22 दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो 22 दिसंबर को यहां पर सबसे छोटा दिन होगा। क्लियर? अगला सवाल ये रहा। नेक्स्ट, ये आपका छठा सवाल है। जी हां, जल्दी से। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो भाई दोनों गोलार्धों में ये स्थितियां अलग अलग होंगी, लेकिन हम भारत में हैं और भारत उत्तरी गोलार्ध में है और ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है, मतलब भारतीयों से पूछा जा रहा है। तो उत्तर हमें देना है कि किस तिथि को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होगी। तो सूर्य जब आपके सर के ऊपर होगा, बिल्कुल लंबवत होगा, तो आपकी छाया सबसे छोटी होगी, क्योंकि आपका देश जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 21 जून को लंबवत होता है। तो 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी बनने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट, सबसे बड़ी 22 दिसंबर को बन जाएगी। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई थी? तो ये विद्वान महोदय बड़े जो है स्मार्ट टाइप के थे। इन्होंने 1945 में एक संकल्पना दी कि सूर्य जब आकाश गंगा के बगल से गुजर रहा था, तो आकाश गंगा के बगल से जब गुजर रहा था तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वहां की ढेर सारे धूल के कण सूर्य के पास आ गए और सूर्य के पास आने के बाद वो ग्रहों, उपग्रहों या तमाम आकाशीय पिंडों में डिवाइड हो गए और इसे कहा जाता है अंतर तारक धूर परिकल्पना। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है अंतर तारक धूर परिकल्पना। इसे दिया है आटो स्मिड ने। किसने दिया है? आटो स्मिड महोदय। ठीक, आटो स्मिड महोदय ने दिया है। क्लियर? तो आटो स्मिड को इसमें ओ स्मिड करके विकल्प में दिया है। बेसिकली ये महोदय रूस के वैज्ञानिक थे। कहां के थे? आटो स्मिड कहां के वैज्ञानिक रहे हैं? रूस के। और इन्होंने 1945 में ये कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया था। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए,
आपके यहाँ किसी भी चट्टान की आयु निर्धारित करना है, किसी पृथ्वी की आयु निर्धारित करना है, या आपके यहाँ फॉसिल्स की आयु निर्धारित करना है, तो उसके लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव डेटिंग जो है दो तरीके से हो सकती है। एक तो आपकी है कार्बन डेटिंग, दूसरी है आपकी यूरेनियम डेटिंग। ये मुख्य तरीके हैं, तरीके तो और भी बहुत से हैं। तो जब हमें पृथ्वी की आयु निर्धारित करनी होती है तो हम यूरेनियम डेटिंग का सहारा लेते हैं, और जब हम जीवाश्मों की आयु निर्धारित करते हैं, फॉसिल्स की आयु निर्धारित करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का सहारा लेते हैं। तो पृथ्वी की आयु में यूरेनियम डेटिंग सबसे बेहतर विकल्प है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत खराब है, खांसी है, मौसम आजकल थोड़ा सा बदल रहा है तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी अपना काम है तो करना ही होगा। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था? तो भाई 5 करोड़ साल पहले तो खत्म हो गए थे, लेकिन आए कब थे? ये स्टार्टिंग है, आपको पूछ रहा है कि काल कब कितने वर्ष पूर्व था, पहले से कब से डायनासोर पाए जा रहे हैं। मतलब यहां पर आपको उनकी स्टार्टिंग कंडीशन दिखानी है, एंड कंडीशन नहीं। कि देखिए होता क्या है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर में आप प्रवेश करें तो आप मानते हैं कि आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर थे, और इसी डायनासोर के नाम पर ही जो है आपके यहाँ इन्हें उस समय क्या कहा जाता था, जुरा कहा जाता था। तो ये डायनासोर की स्थिति अगर आप देखें तो 18 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर इस संकल्पना को आप देखना चाहें तो 1829 में एक थियरी आई है यूरोप महाद्वीप में, इसी डायनासोर के नाम पर जो है एक पर्वत स्थापित हुआ जिसे आप जुरा पर्वत के नाम से जानते हैं, आल्प्स पर्वत का भाग है। तो वो उसका निर्माण ही हुआ 18 करोड़ साल पहले। ठीक, तो इस हिसाब से 18 करोड़ वर्ष पूर्व आपका डायनासोर रहा है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? हिमयुग की बात करें तो देखिए, जब भी हम डिवाइडेशन करते हैं, जब भी हम भूगोल का डिवाइडेशन करते हैं, तो पूरा भूगोल आपका प्री कैम्ब्रियन एज, कैम्ब्रियन एज, ठीक, इन तमाम प्रकार के युगों में विभाजित है। तो आज से लगभग 400 अरब साल पहले का जो है युग है ये। तो हम अपने हिमयुग की बात करते हैं, उस हिमयुग की बात करते हैं जब पृथ्वी आग के गोले से एकाएक बहुत अधिक ठंडी हो गई, तो उस युग की बात हो रही है। इस युग को कहा जाता है प्लीस्टोसीन युग, और यह युग पृथ्वी पर आया आज के लगभग 10 लाख वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पहले। और इसी समय तमाम ऐसे से ग्रीनलैंड हुआ, ब्रिटेन हुआ, ऐसे देशों का, ऐसे बर्फ के चट्टानों का निर्माण हुआ। इसीलिए हम इसे कहते हैं महान हिमयुग। क्लियर? ये 10 लाख वर्ष पहले है, इसे प्लीस्टोसीन नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे। ठीक, अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी गोल जो है, इसमें एक हिस्सा था, ठीक, पैंजिया, और जो ये था स्थल भाग, एक स्थल भाग था, दूसरा जल भाग था। ठीक, तो स्थल भाग को कहा जाता था पैंजिया और जल भाग को कहा जाता था पैंथालसा। ठीक, ये पैंथालसा कहलाता था। इसमें विभाजन हुआ और विभाजन के बाद ये जो है अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में टूटा। तो ये जो पृथ्वी का मूलतः विशाल भूखंड था, ठीक, इसे क्या कहते थे? पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? दो विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, बेसाल्ट, लेकोलिथ, ये तो आपका चट्टानों का दूसरा रूप है, चट्टान के रूप में है। लेकिन लावा और मैग्मा, तो यहां आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ज्वालामुखी का तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तब वो मैग्मा कहलाता है, और जब वही तरल पदार्थ पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। और पृथ्वी के तल के नीचे, क्वेश्चन पे गौर करिए, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, तो वो है आपका मैग्मा। क्लियर? आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। ठीक है, ये सवाल है, तो ये क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पर्वत भाई वहीं पाए जाएंगे जहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट अधिक हो। तो ज्वालामुखी का अधिकतम विस्फोट आपके महासागरीय प्लेटों के किनारे हैं, और वो महासागरीय प्लेट जो विनाशात्मक हैं, जिन्हें अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, और वो अग्निवलय और रिंग ऑफ फायर पाया जाता है आपके प्रशांत महासागर में।
तो ज्वालामुखी पर्वत बेसिकली प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, क्योंकि यहां की स्थितियां ज्वालामुखी विस्फोट के अनुकूल होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हां, अगला सवाल है कि लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है। ठीक, आप देखते हैं कि ज्वालामुखी एक ऐसी प्रक्रिया है, ज्वालामुखी एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के रूप में वह उसका तरल पदार्थ जमा रहता है। यह तरल पदार्थ ऊपर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल तब पाता है जब यहां पर उसे तोड़ करके बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग मिले। ठीक, अगर ऊपर की चट्टानें कठोर हैं, ये चट्टानें कठोर हैं और ज्वालामुखी निकल नहीं पा रहा है, तो जहां से भी वो मार्ग बनाता है इस प्रकार की चट्टानें बना देता है और उन्हें कहा जाता है लैकोलिथ, बैकोलिथ। तो बेसिकली लैकोलिथ और बैकोलिथ के निर्माण का संबंध ज्वालामुखी से है। ये वो ज्वालामुखी हैं जो फट के ऊपर नहीं आते, पृथ्वी के अंदर ही ठंडे हो जाते हैं और अलग अलग संक्रिया की अलग अलग आकार की चट्टानों का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ज्वालामुखी से संबंध है लैकोलिथ और बैकोलिथ का। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये रहा, भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है। तो भूकंप के अनेकों कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, भूकंप के 50 कारण हैं। आपके यहां परमाणु परीक्षण होता है तब भी भूकंप आता है। आपके डैम पर अगर एक औसत से अधिक मात्रा में जल हो गया, पृथ्वी का भार बढ़ता है, तब भी भूकंप आता है। ठीक, कोई उल्का पिंड ऊपर से गिर गया पृथ्वी पर, तब भी भूकंप आता है। लेकिन ये घटनाएं नॉमिनल होती हैं। पूरी पृथ्वी लगभग 200 प्लेटों में विभाजित है। इसमें 6 बृहद प्लेटें हैं और 14 सामान्य प्लेटें हैं। तो कुल 20 प्लेटें ऐसी हैं जिनकी खोज अब तक नासा ने कर डाली है। इन प्लेटों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचलन होता है। ये चलायमान होती हैं, पृथ्वी के अंदर गति करती हैं, और जब गति करती हैं तो इन्हें कहा जाता है टेक्टोनिक या विवर्तनिकी। ठीक, इन विवर्तनिकी के कारण अगर कभी कभी प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं तो क्या आता है, तब उत्पन्न होता है भूकंप। और बृहद भूकंपों जो है इन्हीं के कारण आते हैं। जितने भी मैक्सिमम भूकंप हैं वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण या विवर्तनिकी के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो यह एक नेचुरल घटना है। अगला सवाल आपका, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। भाई, सह भूकंप रेखा, भूकंप रेखाएं, समदाब रेखा या समभूकंप रेखा। एक ही समय में, ठीक, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, एक ही समय में भूकंप कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक, एक ही प्रकार के भूकंप नहीं, एक ही पैमाने के भूकंप नहीं। प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी है इंपॉर्टेंट। तो 16 नंबर सवाल आपका है, कह रहा है कि अगर एक ही समय में एक साथ, जैसे आपके यहां 24 तारीख को भूकंप आया 5 बजे और 24 तारीख को भूकंप 5 बजे आ रहा है किसी अन्य स्थान पर, उसी समय उसी स्थिति में, तो ऐसी रेखाओं को जब मिलाते हैं हम दो स्थानों को तो कहलाती है सह भूकंप रेखा। क्लियर? अगर एक ही पैमाने का, एक ही तीव्रता का भूकंप है तो क्या हो जाएगा, सम भूकंप हो जाएगा। लेकिन एक साथ आए भूकंप को सह भूकंप रेखा कहेंगे। अगला सवाल आपका ये रहा, अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः होता है। भाई, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, मैं वही बता चुका हूं कि प्लेट विवर्तनिकी भूकंप का मुख्य कारण है। तो जितने भी भूकंप आते हैं उनमें से मैक्सिमम भूकंप प्लेट टेक्टोनिक के कारण आते हैं, प्लेट विवर्तनिकी के कारण आते हैं, जो पृथ्वी के अंदर प्लेटें संचलन करती हैं या गतियां करती हैं। यस, ये रहा आपका अगला सवाल, सुनामी तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं। तो सुनामी कोई ऐसी तरंग नहीं है जो एक बार उत्पन्न होती है। सुनामी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें तरंगें बार बार उठती हैं, और वो तरंगें इसलिए उठती हैं क्योंकि सिर्फ पृथ्वी पर ही भूकंप नहीं आते, बल्कि समुद्र के नीचे भी भूकंप उठते हैं। और जब समुद्र के नीचे भूकंप उठते हैं तो उससे सागरीय तरंगों की एक सतत श्रृंखला बनती है, रेगुलर श्रृंखला बनती है, और ढेर सारा समुद्र का जल आ जाता है पृथ्वी पर, जिसे हम कहते हैं सुनामी। सुनामी बेसिकली जापानी भाषा का शब्द है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हां, ये रहा आपका 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है।
तो भाई कोलिमा, पुरासे, एटना और समेरु, ये 4 ज्वालामुखी आपके सामने हैं। अगर बात मैक्सिको की करें तो मैक्सिको में आपका कोलिमा ज्वालामुखी है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी सवाल पर। ज्वालामुखी के कीप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो मामला यहां बड़ा थोड़ा सा गंभीर हो गया है। ये है आपके ज्वालामुखी के उद्गार का लावा, ठीक, ये लावा हो गया। और अगर इसी ज्वालामुखी में ये आपकी संरचना कुछ इस प्रकार है, ठीक, विस्फोट होगा तो कुछ इस प्रकार संरचना होगी, जहां पर इस एक पाइप नुमा संरचना से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यहां पे प्रश्न है कि ये कीप जैसी जो संरचना बनी हुई है, ये कीप जैसी, कप जैसी जो संरचना बनी हुई है, इसे आप क्या कहेंगे? जी हां भाई, ज्वालामुखी उद्गार होगा तो कुछ लावा इधर को गिरेगा, कुछ लावा इधर को गिरेगा, तो ये कीप जैसी संरचना क्या कहलाती है? बहुत बेहतरीन सवाल है। जी हां, इसे आप कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? ये कहलाता है क्रेटर। क्लियर? तो ये है आपका क्रेटर। ओके, तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के मैच का 2020। आपका स्कोर क्या रहा इस 2020 में मुझे जरूर बताइएगा, मुझे मैसेज करके मेरे इनबॉक्स में। तो